Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome you all at online chemistry class. Chapter number 4 gases. Today we have the second lecture of this chapter. The topics of today's lecture are Boyle's law, Charles' law, derivation of the critical form of law, absolute temperature, and in the last Avogadro's law. Let's start from the first law, that is the Boyle's law. Boyle's law, that is effect of the change in pressure on the volume of gas. Introduction. This theory was discovered by the scientist Sir Robert Boyle, a 17th century scientist. This theory known as the Boyle's law by the name of the scientist. According to him, if the temperature remain constant, the volume of the given mass of gas is inversely proportional to the absolute pressure. How? Just see here students. अगर हमारे पास प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है तो वॉल्यूम हमारे पास है 4 लीटर, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रेशर को डबल कर देते हैं तो वॉल्यूम हमारे पास रिड्यूस होके हाफ हो जाता है, ठीक है। सो वी कैन से दैट द प्रेशर ऑफ द गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस व्हेन द टेम्परेचर एंड n is the number of molecules of the gas are constant. If volume decrease, the pressure increase, or we can say by increasing the pressure, volume is decreasing. How can we write the Boyle's law as a formula? हम किस तरह से लिख सकते हैं? We know that the pressure is inversely proportional to the volume. अगर हम proportional के साइन को रिमूव करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास constant आ जाता है. constant अगर हम k कंसिडर करें तो हमारे पास p इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम k लिख लेते हैं k ओवर v आ जाएगा, और अगर हम लोग सिर्फ k कांस्टेंट की वैल्यू लिखें तो हमारे पास पी वी इज इक्वल टू k आ जाएगा. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द टू डिफरेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम, अगर हम देखें एट कांस्टेंट टेम्परेचर तो हमारे पास P1 V1 जो कि हमारे पास इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम है, दैट विल बी इक्वल टू द P2 V2 विच इज़ द फाइनल प्रेशर एंड वॉल्यूम. तो अगर हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हमेशा हमारे पास इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम विल बी इक्वल टू द फाइनल प्रेशर एंड वॉल्यूम. रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है. इसको हम कहते हैं दैट इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लॉ, दैट इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ लॉ. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बॉयल्स लॉ. आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे अगर हम लोग प्रेशर डिक्रीज़ करते जा रहे हैं तो हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज़ होता जा रहा है. हम प्रेशर डिक्रीज़ करते जा रहे हैं 140 से 120, 120 से 100 पे हम आते जा रहे हैं. हम प्रेशर रिड्यूस करते जा रहे हैं तो हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज़ होता जा रहा है. तो एक हमारे पास एक कर्व आ जाता है फॉर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बॉयल्स लॉ. एग्जाम्पल ऑफ द बॉयल्स लॉ. An ideal gas occupy a volume of 0.033 cubic decimeter at pressure of the 1.80 exponent 5 Pascal. What is the volume of the gas maintained at the same temperature if the pressure is reduced to the 1.15 exponent 5 Pascal? हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज़ गिवन है. स्टार्टिंग में अगर हमारे पास वॉल्यूम है 0.300 क्यूबिक डेसीमीटर तो प्रेशर हमारे पास P1 जो है दैट इज़ द 1.80 एक्सपोनेंट 5 पास्कल. फिर आपके पास प्रेशर चेंज कर दिया जाता है अप टू द 115 एक्सपोनेंट 5 पास्कल. तो वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है. तो ये हमारे पास इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम है और यहाँ पे हमें फाइनल वॉल्यूम कैलकुलेट करना है थ्रू द फाइनल प्रेशर. We will apply the second form of the law, that is the V1 P1 is equal to P2 and that is the V2. तमाम वैल्यूज़ को पुट करें. हमें कैलकुलेट करना है V2 की वैल्यू. V1 P1 और P2 की वैल्यू को पुट करने से हमारे पास जो वॉल्यूम आ जाएगा दैट विल बी 0.469 क्यूबिक डेसीमीटर. तो दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ द बॉयल्स लॉ कि अगर हमें इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम दे दिया जाए तो हम फाइनल प्रेशर या फाइनल वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं. Home assignment, example 4.5 of your book and self-check exercise 4.2 are the same question like the example 4.4. Charles law, effect of the change in temperature on the volume of the gas. Students, हम लोग लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा चार्ल्स लॉ के बारे में और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बारे में पढ़ चुके हैं. उसी को थोड़ा सा हमने मज़ीद कंटिन्यू करना है. द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द गैस वॉज स्टेटेड बाय द साइंटिस्ट जैकस चार्ल्स. He derived the relationship between the volume of a gas and temperature in 1787. This relationship is known as the Charles law. According to him, at constant pressure, the volume of a given mass of a gas varies linearly with the absolute temperature of the gas.
अगर प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाए तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस लीनियरली इंक्रीज विद द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज़ करते जाएंगे तो हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज़ होता जाएगा। और याद रखिएगा यहाँ वर्ड क्या लिखा है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज द एक्चुअली द केल्विन स्केल टेम्परेचर। क्रिटिकल डेफिनेशन, अनदर डेफिनेशन ऑफ द चार्ल्स लॉ, एक स्टेटमेंट आपके पास ये है। सेकंड डेफिनेशन हमारे पास है, चार्ल्स लॉ कैन ऑल्सो बी स्टेटेड एज एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये आपके पास वही वाली डेफिनेशन है जो कि हम लोग केल्विन स्केल के लिए पढ़ चुके हैं पहले। Charles law can also be stated as at constant pressure the volume of given mass of gas increase or decrease by the 1/273 time of its original volume at 0 degree centigrade for every 1 degree centigrade rise or fall in the temperature respectively. For his preliminary investigation, Charles observed that the gases such as hydrogen gas, carbon dioxide and oxygen gas etc. expanded equally on heating from the 0 to 80 degrees centigrade at constant pressure. That was the proof for the critical definition of the Charles law. Derivation of the critical form of law. Derivation of the critical form of the Charles law. Suppose the volume of a gas at 0 degree centigrade हमारे पास है V0, ठीक है। अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम एट 1 डिग्री सेंटीग्रेड तो हम लोगों ने यहाँ पर 1 लिख लिया। वॉल्यूम फॉर 2 डिग्री सेंटीग्रेड तो हमने 1/273 की जगह हमने यहाँ 2/73 लिखा। इफ़ यू टॉक अबाउट द 3 डिग्री सेंटीग्रेड तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/273 की जगह पे हम लिख लेंगे 3/273। तो इट्स मीन कि हमारे पास जो टेम्परेचर हमें डिग्री सेंटीग्रेड में दिया जाएगा उसको हम यहाँ पर न्यूमरेटर में लिख लेंगे T की जगह पर। और ये टेम्परेचर हमारे पास कौन सा टेम्परेचर होगा, विच विल बी इन द डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें इस स्टेप को तो हम किस तरह से करते हैं कि अगर हमारे पास इस स्टेप को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ हमारे पास दोनों में कॉमन फैक्टर हमारे पास V0 है। इस कॉमन फैक्टर को हमने एक जगह आउट ऑफ द ब्रैकेट लिख लिया तो बीच में हमारे पास क्या रह जाएगा 1 प्लस यहाँ इसकी जगह पे, क्योंकि हमने यहाँ कॉमन फैक्टर को बाहर लिख दिया है तो यहाँ पे हम इसकी जगह 1 लिख लेंगे प्लस T/273, ठीक है, जो कि हमारे पास वेरिएबल है। अब अगर हम इस वैल्यू का एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है 273 प्लस T इज द एक्चुअली द डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ओवर 273। अब अगर हमारे पास T+273 की जगह हम एक कांस्टेंट वैल्यू लिख लेते हैं, दैट इज़ द कैपिटल T, दैट इज़ द केल्विन टेम्परेचर। तो हम लोगों ने यहाँ 273 प्लस स्मॉल t की जगह हमने एक कैपिटल T लिख लिया विच इज़ द केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। अब हमारे पास स्टूडेंट ये वैल्यू, क्योंकि टेम्परेचर हमारे पास वेरिएबल है, V0 जो हमारे पास है दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर हमारे पास ये कांस्टेंट वैल्यू को हमने एक जगह लिख लिया तो हमारे पास हम इसको लिख सकते हैं कि VT इज़ इक्वल टू द KT। मैं दोबारा यहाँ आपको लिख के दिखा देती हूँ कि हम लोग लिख सकते हैं VT इज़ इक्वल टू द KT। ये K हमने किसकी जगह लिखा है, ये हमने लिखा है V0/273 की जगह, क्योंकि जो कि हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास ये बात प्रूव हो गई कि हमारे पास वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, दैट विल बी द टेम्परेचर विल बी इनटू द केल्विन स्केल। Another definition, does the law state that the volume of definite quantity of a gas at constant pressure is directly proportional to the absolute temperature? Again, V directly proportional to the T, अभी जो मैंने आपको दिखाया था V is equal to the KT, where T is the temperature of the absolute scale. Thus, the law may also be defined as the ratio between the volume and temperature always constant quantity. सो अब हम देख सकते हैं अगर हमारे पास इनिशियल वैल्यू, लेट मी राइट अगेन, V इज़ इक्वल टू KT, और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि V/T इज़ इक्वल टू K। स्टूडेंट्स, कैन वी राइट इट लाइक दिस, V/T/K, ठीक है। तो अगर हम इस तरह से लिख सकते हैं सो वी कैन से दैट कि हमारे पास V1/T1 इज़ इक्वल टू K, V2 इज़ इक्वल टू V2/T2 इज़ इक्वल टू K। अगर हमारे पास दोनों वैल्यू इक्वल टू K है
यू कैन से कि हमारे पास इनिशियल वैल्यू V1 और T1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल को, V2 और T2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइनल को। तो अगर हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट है तो हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम एंड टेम्परेचर विल बी इक्वल टू द फाइनल वॉल्यूम ऑफ टेम्परेचर। तो हमारे पास यहाँ पर सेकेंड फॉर्म ऑफ लॉ हो गई, दैट इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द चार्ल्स लॉ। यहाँ हमारे पास सेकेंड फॉर्म ऑफ द लॉ हो गई। अगर हमारे पास इनिशियल एंड फाइनल की वैल्यू गिवन हो तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें जो भी रिक्वायर्ड वॉल्यूम या टेम्परेचर होगा, ठीक है। Where V1 and V2 are the initial volume and absolute temperature, and V2, T2 are the final volume and absolute temperature. Okay, now come to the graphical representation of the Charles law. The equation for the Charles law gives a straight line proved by the plotting a graph between the volume and temperature. Different straight lines are obtained with different pressure and which are constant quantity. Each constant pressure line is called the isobar. Iso means same, bar mean pressure. ठीक है। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम लोग यहाँ पर वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग वॉल्यूम इंक्रीज़ करते जा रहे हैं तो हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जा रहे हैं तो हमारे पास वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। सो वी कैन से टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। और ये हमारे पास है एट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर दैट इज़ द 1 एटमॉस्फेयर। अगर हम प्रेशर चेंज करते जाएंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास स्ट्रेट लाइन थोड़ी सी चेंज होती जा रही है जो कि वॉल्यूम से टेम्परेचर की तरफ इंक्रीज़ होती जा रही है। इन तमाम, क्योंकि तमाम हमारे पास ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं ये सेम प्रेशर पे है, इसलिए इसको आइसोबार्स कहा जाता है। इसको यहाँ पे इस तरह से भी शो किया जा सकता है कि हमारे पास अगर कांस्टेंट प्रेशर होगा तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगी टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के दरमियान, और जैसे से हम प्रेशर चेंज करते जाएंगे तो हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन है वो वॉल्यूम से चेंज होके थोड़ा सा दूर होके टेम्परेचर के करीब होती जाएंगी, ठीक है। सबसे P1 जो है हमारे पास सबसे लोवेस्ट प्रेशर है, P2 हमारे पास ज़्यादा है, P4 हम प्रेशर इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। नाउ कम टू द एब्सोल्यूट ज़ीरो। अकॉर्डिंग टू द क्रिटिकल डेफिनेशन ऑफ द चार्ल्स लॉ, अगेन आपको क्रिटिकल डेफिनेशन ऑफ द चार्ल्स लॉ बताया जा रहा है। एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इंक्रीज और डिक्रीज बाय 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, दैट इज द 0 डिग्री सेंटीग्रेड बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज और फॉल ऑफ टेम्परेचर। Let the volume of the ideal gas at 0 डिग्री सेंटीग्रेड by V0 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो अगर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करेंगे तो हमने यहाँ पे माइनस, क्योंकि 1 है इसलिए हमने यहाँ माइनस का साइन लगाया, -1 का, ठीक है। वॉल्यूम एस माइनस एट -273 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग -273 न्यूमरेटर में लिखेंगे, जैसे कि मैंने आपको चार्ल्स लॉ के जो डेफिनेशन डिस्कस करे थे उसमें आपको बताया था कि जो आपको टेम्परेचर दिया जाएगा वो टेम्परेचर आपने 273 के न्यूमरेटर में लिखना है। ओके, नाउ कम टू द एब्सोल्यूट ज़ीरो। ये एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या है? अब ज़रा स्टूडेंट, ये जो आपके पास आपको ग्राफ प्लॉट किया गया है, आप ज़रा इसको ज़रा देखिए। हमारे पास अगर स्टार्टिंग में सपोज़ यहाँ पे हमारे पास कोई गैस है और इस गैस का कोई वॉल्यूम है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे जैसे स्टूडेंट हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाएंगे तो हमारे पास वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अभी हमने डिस्कस किया था ना चार्ल्स लॉ के अंदर कि टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाएंगे तो हमारे पास वॉल्यूम कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर स्टूडेंट हम ये जो हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन आ रही है, अगर हम इसको एक्स्ट्रापोलेट करें एट द बैक साइड, एक्स्ट्रापोलेट करके बैक साइड पे अगर हम देखते हैं तो जिस जगह पर ये डिग्री सेंटीग्रेड को इंटरसेप्ट करेगा या क्रॉस करेगा या टच करेगा, वो वैल्यू जो हमारे पास होती है दैट इज़ एग्जैक्टली -273 डिग्री सेंटीग्रेड। और यही -273 डिग्री सेंटीग्रेड जो है दैट इज़ द स्टार्टिंग ऑफ द 0 केल्विन, और इस 0 केल्विन को कहा जाता है दैट इज़ द एब्सोल्यूट ज़ीरो। यू गॉट माई पॉइंट स्टूडेंट? दोबारा मैं आपको बता देती हूँ कि हमने यहाँ पर टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आती है। अगर हम इसको एक्स्ट्रापोलेट करते हैं तो एक्स्ट्रापोलेट करते हुए ये वैल्यू जहाँ पर जाके इसको क्रॉस करती है या इसको कट करती है वो एग्जैक्टली हमारे पास -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है टेम्परेचर, ठीक है। और ये -273 डिग्री सेंटीग्रेड जो है दैट इज़ द स्टार्टिंग ऑफ द 0 केल्विन। 0 केल्विन दैट इज़ द अनदर टेम्परेचर स्केल जिसको हम लोग एब्सोल्यूट स्केल भी कहते हैं। एट
exact minus 273 degree centigrade, the volume of a given mass of a gas reduced to 0. ठीक है, so minus 273 degree centigrade is equal to the 0 Kelvin. ये O K जो लिखा हुआ है that is the 0 Kelvin. The temperature at which the given volume of a gas reduced to 0 is called the absolute zero, that is 0 K और -2. अगर केल्विन की बात करेंगे तो ये 0 केल्विन होगा, अगर डिग्री सेंटीग्रेड की बात करेंगे तो ये -273 डिग्री सेंटीग्रेड होगा. एंड रिमेंबर, जो पॉइंट आपको याद रखने वाला है वो ये, एक्चुअली ऑल द गैसेज लिक्विफाई और सॉलिडिफाई बिफोर दे रीच द -273, क्योंकि ये जो टेम्परेचर आ जाता है स्टूडेंट, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इतना ज़्यादा वॉल्यूम कभी किसी गैस का रिड्यूस नहीं होता है कि वो बिल्कुल यहाँ तक इस लेवल तक आ जाए. अगर इतना वॉल्यूम, यू कैन से कि वॉल्यूम हमारे पास अबाउट 0 तक आ रहा है, तो अगर किसी भी गैस का वॉल्यूम इतना 0 के करीब आ जाता है तो ये तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और या फिर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है बिफोर दिस टेम्परेचर. दिस टेम्परेचर इज़ कंसिडर्ड एज द लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर. ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे पास है एब्सोल्यूट ज़ीरो. नाउ कम टू द सिग्निफिकेंस ऑफ द एब्सोल्यूट ज़ीरो. It is not possible to have a gas at absolute zero because it changes into the liquid or solid state at minus 273.15 degrees centigrade. The gas particles do not move and volume of the gas become minimum. Absolute zero may be initialized to get the Kelvin scale of the temperature. Obviously ऐसा ही है, जो absolute zero हमारे पास है that is the start of the Kelvin scale. 0 Kelvin वहीं से start होता है. 0 Kelvin is called the absolute zero which is the lowest possible temperature. इसीलिए जब हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करते हैं into the Kelvin तो हम उसको ऐड करते हैं डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर 273.15 भी समटाइम हम कर लेते हैं, अदरवाइज 273 होता है. एग्जाम्पल नाउ, अब हम देखेंगे किस तरह से चार्ल्स लॉ को हम अप्लाई कर सकते हैं. इफ़ 50 cubic centimeter of a gas in a syringe at 15 degree centigrade is heated to 50 degree centigrade temperature and the piston of the syringe is allowed to move outward against the constant temperature pressure against constant atmospheric pressure, calculate the new volume of the hot gas. हमें क्या करना है, आपको इनिशियल वॉल्यूम दिया गया है दैट इज़ द 50 क्यूबिक सेंटीमीटर. आपको टेम्परेचर दिया गया है 15 डिग्री सेंटीग्रेड. अब आपको 15 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना होगा तो +273 हो जाएगा. फिर आपसे कहा गया है कि सेकंड टेम्परेचर हमारे पास जो 50 डिग्री सेंटीग्रेड है दैट इज़ इक्वल टू द 323 केल्विन, तो हमें V2 कैलकुलेट करना है. तो अब हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे सेकेंड फॉर्म ऑफ द चार्ल्स लॉ. आपके पास सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द चार्ल्स लॉ क्या है, V/T इज इक्वल टू K, दैट इज़ द फर्स्ट फॉर्म. और ये जो आपके पास है दैट इज़ द सेकेंड फॉर्म. ये हमारे पास जो आ रही है दैट इज़ द सेकेंड फॉर्म. ठीक है, अब आपने तमाम वैल्यूज़ को पुट किया. V2 वी हैव टू कैलकुलेट, तो V2 जो हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई है दैट इज़ द 56 क्यूबिक सेंटीमीटर. तो क्योंकि हमारे पास V1 की वैल्यू थी, हमारे पास V2 की वैल्यू वी हैड टू कैलकुलेट, तो T1 और T2 की वैल्यू को पुट करके हमने सेकेंड वॉल्यूम दैट इज़ द फाइनल वॉल्यूम हमने कैलकुलेट कर लिया. सेम हमारे पास ऐसे ही क्वेश्चंस हैं होम असाइनमेंट के लिए. आपके लिए एग्जांपल 4.7 चार्ल्स लॉ ही का न्यूमेरिकल होगा. सेल्फ चेक एक्सरसाइज 4.3 एंड एक्सरसाइज भी आप साथ साथ स्टूडेंट जो सेम क्वेश्चंस हैं वो साथ साथ आप करते जाइए. एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 सेम चार्ल्स लॉ का क्वेश्चन है, आप ज़रूर इनको कीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए. नाउ कम टू द एवोगैड्रोज लॉ. It states that the equal volume of all gases at the same temperature and pressure must contain equal number of molecules. It means that volume is directly proportional to the number of molecules. So we can say that volume is directly proportional to the number of molecules at constant temperature. अब हमारे पास यहाँ दो चीज़ें constant है, temperature भी constant है, pressure भी constant है, तो हमारे पास volume will be directly proportional to the number of molecules. Example देखें, इफ़ वी टॉक अबाउट द नाइट्रोजन गैस, हमारे पास नाइट्रोजन का मास चेंज है एट STP, हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, ऑब्वियसली एवोगैड्रोस नंबर. तो हमारे पास कितना एरिया ऑक्यूपाई करेगा, दैट विल बी 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर. ठीक है,
सेम अगर हम लोग 1 मोल ऑफ Cl2 की बात करें, चाहे हम 1 मोल ऑफ O2 की बात करें, चाहे हम 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की, आप तमाम के देखें, तमाम के हमारे पास मासेस चेंज हैं, लेकिन अगर हमारे पास मोल सेम है तो हमारे पास वॉल्यूम सेम होगा, हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज़ एवोगैड्रोस नंबर वो सेम होंगे। तो अकॉर्डिंग टू द एवोगैड्रोस लॉ, अगर हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज करते जाएंगे तब हमारे पास वॉल्यूम भी हमारे पास चेंज होगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हमारे पास डबल हो जाएंगे तो हमारे पास वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सिग्निफिकेंस ऑफ एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ कैन बी अप्लाइड टू डिटरमिन द, क्या क्या चीज़ हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं, हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, हम किसी भी गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, by using the Avogadro's law concept of the molar volume, the 1 gram molecule or 1 mole of a gas will have the 22.414 cubic decimeter at STP. This volume 22.4 cubic decimeter at STP is called the molar volume. ये हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास 1 मोल, क्योंकि इतना एरिया हमेशा ऑक्यूपाई करता है जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम कहते हैं दैट इज़ द मोलर वॉल्यूम। सो 1 मोल ऑफ गैस, अभी हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, 1 मोल होगा तो हमारे पास इतना वॉल्यूम होगा और इतना हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर मॉलिक्यूल्स होंगे। सेम STP स्टैंड फॉर द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, अगर डिग्री सेंटीग्रेड की बात करेंगे तो ऑब्वियसली 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, और प्रेशर हमारे पास 1 एटमॉस्फेयर। Now example number 4.8, calculate the number of molecules and atoms. हमें यहाँ पे 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स एंड इन द लास्ट वॉल्यूम इन क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ व्हाट, ऑफ 10 ग्राम ऑफ अमोनिया एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, अब हम किस तरह से करेंगे, इसका सोल्यूशन किस तरह से होगा। सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम कैलकुलेट करना है, लेकिन उससे भी पहले हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने का फार्मूला आपके पास क्या होता है, मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। मास आपके पास है 10 जो कि क्वेश्चन में गिवन है, मॉलिक्यूलर मास आपके पास अमोनिया का कितना होता है 17, तो हमारे पास यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया नंबर 2 पॉइंट, दैट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ गया, दैट इज़ द 0.588। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या करना है, वी नो दैट द 1 मोल ऑफ अमोनिया एट STP ऑक्यूपाइड द इतने मॉलिक्यूल्स। अब हमें मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स कैलकुलेट करने, ठीक है, लेट मी राइट हियर, ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, सेकंड पार्ट को पहले कर लिया, अब हम लोग फर्स्ट पार्ट को करने जा रहे हैं। ठीक है, 1 मोल ऑफ अमोनिया एट STP, हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने हैं, तो 0.588 मोल्स ऑफ अमोनिया कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय इतना करके तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास आ जाएंगे 3.54 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स हमारे पास आ गए। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ कैलकुलेट करने का कहा था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने कर लिया, अब हम करेंगे एटम को कैलकुलेट। एटम को कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाय एटोमेटिसिटी। अब हमें पता है कि अमोनिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, NH3। हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, इसके अंदर 4 हैं। ठीक है, अब हमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने हैं इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो हम कैसे करेंगे, 3.54 को मल्टीप्लाई करेंगे एटम्स, कितने एटम्स हैं 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे 14.16 एक्सपोनेंट 23 एटम्स। इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर हमारे पास इतने एटम्स हैं। ठीक है, नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज़ द वॉल्यूम इन क्यूबिक डेसीमीटर। अब हम वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वी नो दैट द 22.414 ऑफ एनी गैस एट STP कंटेन द 1 मोल, तो हमारे पास अगर 17 ग्राम है, ठीक है, और 22.414 ऑफ अमोनिया एट STP, हमारे पास कितना मास होता है अमोनिया का, दैट इज़ द 179 ही, दैट इज़ द 17 दैट इज़ द 17 ग्राम। इसको मैं ठीक करके लिख लेती हूँ, दैट इज़ द 17 ग्राम। So we can say that the 17 gram of ammonia, 17 gram that is equal to the 1 mole. ठीक है, 17 gram of ammonia occupy the 22.4 cubic decimeter, तो हमारे पास 10 ग्राम अमोनिया कितना ऑक्यूपाई करेगा, तो 22.414 डिवाइड बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 10, तो हमारे पास अगर
10 ग्राम अमोनिया होगा तो इट विल ऑक्यूपाई द 13.176 क्यूबिक डेसीमीटर। तो आपको जो एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस लॉ के सिग्निफिकेंस में आपसे कहा गया था क्या क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हम एटम एंड मॉलिक्यूल कैलकुलेट कर सकते हैं, हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके अलावा हम मोल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया बॉयज़ लॉ को, चार्ल्स लॉ को, एंड द लास्ट वी डिस्कस द एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ का सेम क्वेश्चन आपने करना है सेल्फ चेक एक्सरसाइज 4.4, सेम ऐसे ही सेम क्वेश्चन है, इसीलिए आपको यहाँ पे होम असाइनमेंट में दे दिया गया है। होपफुली स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में जो हमने बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ जो हमने डिस्कस किए हैं, आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।